हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीटेट के लिए डेली बेसिस पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पुनः सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपने आई होप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है ईबीएस के लिए मैंने डाली थी 30 क्वेश्चन, उसमें भी डिस्कस किए थे, आपने देखे होंगे। ये सारी वीडियोज में जो क्वेश्चन है आपको परीक्षा का पैटर्न, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आदि चीजें समझने में मदद करेगी फ्रेंड्स। और हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक को हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए मजबूत करना है, और साथ ही साथ हमारे क्या तरीके होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? जब राहुल को चोट लगती है तो उसके पिता का ये कहना कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो और लड़के रोते नहीं हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखाया जा रहा है। यह एक लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। यह रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। यहाँ पे आपको लड़के और लड़की में भेद करना अलग से दिखाई दे रहा है कि लड़की के ये कोई विशेष व्यवहार होते हैं और लड़कियों के कोई विशेष व्यवहार होते हैं। तो इस तरीके से यह उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये आपको लैंगिक रूढ़िवादिता से या जेंडर स्टीरियोटाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किसका उदाहरण है। जनरली वो उदाहरण लैंगिक रूढ़िवादिता का ही होगा। ये आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड कैरिकुलम। तो हम समावेशी शिक्षा में या प्रगतिशील शिक्षा में फिक्स्ड कैरिकुलम की बात नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। द एम्फेसाइसिस शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स। तो हम कंपटीशन की बात भी नहीं करवाते हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, तो ये इसका सही हो जाएगा। एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये सही हो जाएगा। हमें बच्चों के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके प्रदान करने चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें, स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करें। तो यहाँ पे जो शिक्षा होगी वह प्रभावी होगी। यही प्रगतिशील शिक्षा में करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस चीज को प्रदर्शित करती है? तो अध्यापिका ने देखा कि बच्चे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कोई गतिविधि कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए निर्णय करती है कि उसे कब क्या मदद देनी है, क्यों देनी है और कैसे देनी है, मदद प्रदान करनी है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, पाड या मचान भी कहते हैं इसको। यह होता है आपका स्कैफोल्डिंग। जब आप किसी बच्चे को जरूरत पड़ने पर, जब बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है तो वह कहीं रुक जाता है और जरूरत पड़ने पर आप उसको सहायता प्रदान करते हैं, सहारा देते हैं। तो यह सहारा क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है पाड। तो अध्यापिका की योजना है एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक
कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो यही सही हो जाएगा। स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। आपने जब समाजीकरण को पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे साथ, तो हमने डिस्कस किया था कि जो बच्चों के माता पिता होते हैं या परिवारजन होते हैं या बच्चे का परिवार या फैमिली होती है, यह आपके समाजीकरण की पहली या प्रथम जो साला होती है, प्रथम कारक होता है समाजीकरण का। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है और वहाँ के परिवेश से, चाहे अपने सहपाठी हो गए चाहे शिक्षक हो गए, उनसे सीखता है, तो यह उसका द्वितीय कारक है सोशलाइजेशन का। तो यह सही हो जाएगा कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में लिखा है कि विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, तो नहीं है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं, तो समकक्षी कहाँ आएंगे? विद्यालय में, तो ये द्वितीय कारक में आते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, तो परिवार प्राथमिक कारक होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मापेंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट से बुद्धि लब्धि को मापेंगे, आईक्यू को मापेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा संगीत में अच्छा होगा, गाने में अच्छा होगा, कोई डांस करने में अच्छा होगा, कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा या कोई भाषण देने में अच्छा होगा। अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, तो एक आयाम बुद्धि निर्धारित नहीं करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है आपके इंटेलिजेंस में। आप देखेंगे कि अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से एक ही चीज को सीखता है, तो इसमें यह दिखाता है कि जो बुद्धि है वह अलग अलग स्टूडेंट में अलग अलग होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। तो आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं, 1 2 3। पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत और फिर होता है उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत। ये 3 स्टेज बताई हैं कोहलबर्ग ने। इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं उत्तर मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पे जो चरण है, जब बच्चा अपने समाज से ये चाहे करता, समाज के अनुकूल व्यवहार करने लगता है कि समाज किस तरीके से व्यवहार को एक्सेप्ट करेगा, तो वह विकास का चरण होता है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी स्टेज में है? परंपरागत स्तर में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यह किस पर बल देता है? कल्चरल टूल्स पर बल देता है, यह सांस्कृतिक उपकरणों पर बल देता है। संस्कृति के द्वारा अपने बच्चों के विकास के निर्माण में जो सहायता करते हैं वह कल्चरल टूल्स करते हैं, तो यह उनके अधिगम प्रक्रिया में महत्व देते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। तो संज्ञानात्मक जो संरचनाएं होती हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा स्कीमास या फिर मनोबंध। स्कीमा वर्ड सुना होगा। जीन पियाजे ने ये वर्ड दिया था कि जब व्यक्ति अपने मन में या मस्तिष्क में कोई भी संकल्पना बनाता है तो उसके मस्तिष्क में एक इमेज या फिर एक फोटो बोल सकते हैं, एक फोटो उसकी छप जाती है। जैसे मैंने आपको एक एक चीज बोला, मोबाइल फोन, तो आपके मन में मोबाइल फोन को लेकर के एक इमेज होगी। आपसे बोला जाए पेन, आपसे बोला जाए मोटरसाइकिल, आपसे बोला जाए एरोप्लेन, सबकी आपके मन में एक छवि होगी। उस छवि को ही बोला है जीन पियाजे ने क्या, स्कीमा। स्कीमा शब्द दिया है। तो यही पूछा है कि संज्ञानात्मक संरचनाओं को कोग्निटिव स्ट्रक्चर को जो टर्म दिया है वह दिया है स्कीमा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। पहला होता है सेंसरी मोटर या फिर संवेदीगामक अवस्था। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अवस्था होती है फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जर्नली 0 से 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 11 वर्ष और ये 11 से 14 वर्ष तक की अवस्थाएं हैं। उन्होंने पूछा है कि जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो विकास का मुख्य गुण उसके अंदर आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह उसके अंदर आता है अमूर्त सोच। तो अमूर्त सोच तो आपका जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। विचार और सोच का केंद्रीकरण या फिर परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तो ये भी अमूर्त में आता है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तो उसके अंदर जो आएगी वह होगी विचार या सोच में केंद्रीकरण। सेंट्रेशन इन थॉट्स, ये उसके अंदर आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग व्यक्ति में, इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, गलत है। विकास कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, तो नहीं, हमने पढ़ा था विकास जन्म से पूर्व मतलब गर्भकाल से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास होता रहता है। नेक्स्ट है विकास बहुआयामी है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सही कथन है इस क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आई होप आप ये सारे क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होते हैं? तो अगर आप इसमें देखें तो ये पियाजे के अनुसार संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। अभी हमने जो पियाजे की जो स्टेजेस देखी थी उसमें इसी पर बात की गई थी। पहली स्टेज होती है संवेदीगामक, फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चों का विकास इसी क्रम में होता है, सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? बाधा के रूप में? नहीं। अध्यापक के पक्ष पर असफलता? ऐसा भी नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड? तो हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, प्रगतिशील कक्षा में किसी को अलग नहीं बिठाते, अलग समूह की बात यहाँ पे नहीं करते। हम
वर्गीकरण की बात नहीं करेंगे। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वह आपकी इम्पोर्टेंट हैं फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर दिए होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य नहीं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल हमारे केवल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अविभेदी समरूप निर्देश, ये भी नहीं। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसको अभी यूज नहीं होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऐसा है कि ये इस समाज का है, ये इसको अलग करो, ये अच्छी समाज का है, इसको आगे बिठा लो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्द प्रणाली का प्रयोग उपयुक्त है। अगर कोई बच्चा किसी शारीरिक विकलांगता से आता है तो उसको क्या बोला जाता है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र। अब एक नया वर्ड आता है दिव्यांगता। छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांग है, मतलब अब छात्र को अपाहिज, विकलांग आदि करके नहीं बुलाया जाता, उनको बुलाया जाता है दिव्यांग छात्र के रूप में। स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, है ना। ये भी जो एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इनका उपयोग करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, तो ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी करना चाहिए। शिक्षक शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो संरचनाएं हैं वह लचीली होनी चाहिए, ना कि रिड्ज होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ब्लैंक इज प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, अपचारी चिंतन, अति सक्रियता और असतर्कता। तो असतर्कता तो ये एक जो सृजनात्मकता की ये विशेषता नहीं है। अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वह आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को दर्शाता है, क्रिएटिव जो व्यवहार है उसको दर्शाता है। तो यही आपकी सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विविध पृष्ठभूमियों में अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें विविधता को एक अधिगम सामग्री के रूप में, अधिगम या लर्निंग एड्स के रूप में देखना चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण देने चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सीटिंग्स। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड जो असेसमेंट है इसकी आकलन नहीं, इसका यूज नहीं करते हैं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, तो ये भी नहीं करना चाहिए। हम नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लर्निंग, जो रूट लर्निंग है, इसको बढ़ावा मिलेगा। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया,
फिर से फिक्स्ड प्रोसेस की बात आई है तो फिर गलत हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, तो हम विद्यार्थियों के अंदर डर की भावना को नहीं बढ़ावा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एनकरेज यूज ऑफ एनालॉजीज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर? नहीं। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों को पर जोर देकर? तो ये भी नहीं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर? यंत्रवत याद करने पर जोर देकर? तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों के साथ आप बच्चों से क्रियाकलाप कराएंगे तो अधिगम की अभिप्रेरणा उनके अंदर कायम रहेगी। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो गिविंग वेरी इजी टास्क ऑफ चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, छोटे छोटे टास्क उनको देंगे तो बच्चे उसको करेंगे, उसको अचीव करेंगे तो वह खुश होंगे, आगे करने की इच्छा उनमें आएगी। फिर है शर्मिंदगी खालिस्तान, इसमें क्या होगा, तो शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे के ऑप्शन भी देखेंगे। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, तो ऐसा नहीं होता। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। शर्मिंदगी आपके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, रूट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, तो हम इसको नकारते हैं, ना कि इसको शामिल करते हैं। संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना खोजना, ये हो सकता है। बिना विश्लेषण के अवलोकन, तो ये गलत हो जाएगा। अनुकरण या नकल को दोहराना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप दोहराने की बात नहीं करते, रिपीटेशन की बात नहीं करेंगे। तो एक्सप्लोरिंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप संकल्पनाओं को या कंसेप्ट को समझा देंगे या समझ लेंगे बच्चे, तो उनको सीखना इजी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करेगी। गलत। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण बनाएगी। हमें इससे पता चलेगा कि विद्यार्थियों को किस कारण से ये चीज समझ में नहीं आई या किस कारण से उनको ये त्रुटि हो रही है, तो यही इसका आंसर हो सकता है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग करेगी, तो गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो बिल्कुल ये हो सकता है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, तो जब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वह अच्छे से सीख पाएंगे, ये कठिनाई नहीं होगी। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो इससे बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, अगर एक तरीके से आपको समझ में नहीं आता तो आप मल्टीपल बेस से उसको समझाएंगे, तो ये भी इसका कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई कब होगी, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे डिस्कनेक्टेड चंक्स में, अलग अलग पार्ट में कनेक्ट करेंगे और प्रेजेंट करेंगे और उनके बीच में कनेक्शन को नहीं बता पाएंगे, तो इसमें कठिनाई हो सकती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो उच्च उत्तेजना, तो यह एक विकार का उदाहरण होता है। निम्नोच्च उत्तेजना, ये भी विकार का उदाहरण होता है। और कोई उत्तेजना नहीं, ये भी एक विकार का उदाहरण होगा। संतुलित उत्तेजना होना चाहिए
और उसके अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। मॉडरेट एरोसॉल नो फियर, ये जो स्टेज है यह लर्निंग के लिए सर्वोत्तम स्टेज का कार्य करेगी। नेक्स्ट, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो बच्चों की अहम भूमिका इसमें पाई जाती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में या ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रूप भूमिका निभाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्ले एन एक्टिव रोल इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ऑन नॉलेज, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल अटल है, गलत हो जाएगा। प्रयासों से योग्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित है, तो ये भी गलत हो जाएगी। आपका जो अधिगम के जो योग्यता है वह आप धीरे धीरे उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, अपनी योग्यता को इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिभा आधारित प्रतिस्पर्धी आधारित प्रतिस्पर्धाएं, हमें कंपटीशन कराना है, तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो ये भी गलत है। बारंबार परीक्षाएं, ये भी गलत हो जाएगा। अन्वेषण और संवाद, संकल्पना में समझ और बढ़ोतरी करने में जो सहायक होगा, इंक्वायरी एंड जो है डायलॉग्स हमें करवाना चाहिए, बच्चों के बीच में संवाद करवाना चाहिए, बातचीत उनके अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मैं अपने आप से ही सवाल कर रही है कि मैं अपनी प्रगति कैसे कर सकती हूँ, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकती हूँ। तो इस जो चिंतन या सोच को लेव वायगोत्स्की की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स स्व नियमन या फिर सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करें, लेबलिंग करें विद्यार्थियों को, तो ऐसा नहीं है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करें, सेग्रीगेशन की बात भी नहीं करते हम। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करें, तो ये इसका आंसर हो सकता है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करें, तो ये मूल्यांकन का या इवैल्यूएशन का उद्देश्य नहीं होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं को पहचानना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बच्चों की विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जाना चाहिए? केवल अनुमानसिकता पर, हेरिडिटी पर नहीं, अनुमानसिकता का। और हमने ये पढ़ा था एक कोट कि जो आपका विकास है वह क्या होता है, विकास बराबर अनुवांशिकी प्लस जो उसका वातावरण है या पर्यावरण है, ये दोनों का क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो केवल पर्यावरण या केवल अनुवांशिकी ये नहीं होगा, ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण ये भी नहीं होगा। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो विकास जो होता है या डेवलपमेंट जो होता है वह आपकी हेरिडिटी इनटू आपकी जो एनवायरनमेंट है इसका प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप जो हमने सीडीपी के आज 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी फ्रेंड्स। तो आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।